हेलो बच्चा लोग, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं भुगतान शेष चैप्टर। भुगतान शेष चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है बता देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर भुगतान शेष चैप्टर करा दो, तो तुम्हारी डिमांड पर ही ये चैप्टर बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि भुगतान शेष होता क्या है। देखिए, भुगतान शेष से पहले जितने भी चैप्टर है, इवन आप सरकारी बजट तक बोलें तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं घरेलू व्यापार को दिखा रहे हैं। घरेलू व्यापार क्या होता है? जब एक ही देश के अंदर लेन देन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम उत्तर प्रदेश का कह रहे हैं कि बिहार से लेन देन हो रहा है, बिहार का दिल्ली से हो रहा है, लेकिन ये लेन देन सारे के सारे कहाँ हो रहे हैं? एक ही देश के अंदर हो रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर हम व्यापार करें देश के बाहर? फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अभी कहाँ पर हैं? इंडिया में। और इंडिया कुछ ना कुछ लेन देन करता है किस देश से? जापान से। इंडिया कुछ लेन देन करता है यूएसए से। इंडिया कुछ लेन देन करता है रशिया से, ऐसे ही चाइना से। तो कई देशों के साथ हमारा पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है, मतलब सामान आ रहा है और जा रहा है। तो जब एक देश के बॉर्डर, क्या बोल रहा हूं, एक देश के बॉर्डर और दूसरे देश के बॉर्डर, मतलब बॉर्डर क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, बोले तो सामान हो या वस्तु हो या सेवा हो। जब सामान और वस्तु का एक देश से दूसरे देश के बीच लेन देन होता है तो उसका रिकॉर्ड क्या कहलाता है? हमारा भुगतान शेष कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो एक देश तथा शेष विश्व, ध्यान रखना, इसको मिटा देता हूं मैं, पहले दोबारा से लिखता हूं। ये जो है ना, ये देश, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे हमारे? ये कहलाएंगे शेष विश्व, क्योंकि हम कहां से हैं? भारत से। तो भारत तथा शेष विश्व, क्या बोल रहा हूं मैं? शेष विश्व। और हम किससे हैं? हम हैं भारत से। तो इन दोनों के बीच जितने भी कौन से लेन देन होते हैं? जितने भी आर्थिक लेन देन होते हैं, याद रखना कौन से? आर्थिक लेन देन, सौदे बोल सकते हो आप। उनका जो रिकॉर्ड होता है, उनका जो विवरण होता है, हिंदी में इंग्लिश में याद रखना है, हिंदी में तो विवरण बोलेंगे, इंग्लिश में शायद रिकॉर्ड बोलेंगे। उनका जितना भी रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड को हम यहां पर बोलते हैं भुगतान शेष। समझ आई क्या बोल रहा हूं? उस रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? भुगतान शेष बोलते हैं। हमारे चैप्टर का नाम ही है। तो सबसे पहले मैंने ये तो बता दिया कि एक देश और दूसरे देशों के बीच जो लेन देन होगा उसे हम भुगतान शेष बोलेंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से काम करता है और भुगतान शेष की डेफिनेशन क्या है। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है। देखो क्या बोल रहा है भुगतान शेष एक वर्ष की अवधि में किसी देश के सामान्य निवासी, जैसे कि हम भारत के, और शेष विश्व के बीच समस्त आर्थिक लेन देनों का एक विस्तृत एवं व्यवस्थित विवरण मैंने बताया था ना, रिकॉर्ड होता है। समझ आ गया कि एक देश और दूसरे देशों के बीच जो भी लेन देन हो रहा है उसका रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? हमारा यहाँ पर भुगतान शेष कहलाएगा। ध्यान रखना, एक चीज और बोल रहा है, इसे विदेशी विनिमय का वार्षिक अंतर प्रवाह और बाहरी प्रवाह बोल सकते हैं। जब आप विदेशों को सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा, विदेशी विनिमय आएगा। और जब आप विदेशी से सामान खरीदेंगे तो हमारे देश से विदेशी करेंसी जाएगी। तो ध्यान रखना, ये विदेशी करेंसी का आना और जाने का कारण भी क्या है? भुगतान शेष है। तो मेरे हिसाब से पहले आपको ये समझ आ गया कि भुगतान शेष होता क्या है। अब पेपर में कई बार ये पूछ लेता है कि भुगतान शेष तो पता है क्या है, लेकिन भुगतान शेष के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूं क्या भुगतान शेष के घटक, याद रखना इसे क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं भुगतान शेष के घटक। तो हेड डाल लो, लिख देता हूं कौन कौन से होते हैं। भुगतान शेष के घटक। बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भुगतान शेष के 4 घटक होते हैं। 4 घटक। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है वस्तुओं का आयात निर्यात। वस्तुओं का आयात निर्यात, ठीक है। सेवाओं को यहां मत लिख देना, सेवाओं का अगला है। और दूसरा जो घटक होता है मेन, वो है सेवाओं का आयात निर्यात। सेवाओं का आयात निर्यात, ठीक है। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसके अलावा भी हमने देखा है। तो बता दूं, वस्तु को एक और नाम से बोला जाता है, क्योंकि हम वस्तु को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा फोन है, तो क्या मैं इसको छू सकता हूं, देख सकता हूं? बिल्कुल देख सकता हूं। तो इसलिए वस्तु को क्या बोलेंगे हम? दृश्य मदे बोलते हैं। याद रखना, इन्हें क्या बोलते हैं? दृश्य मदे भी कहा जाता है। और इसको नहीं देख सकते इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे अदृश्य मदे भी कहा जाता है, ठीक है।
तीसरी चीज जो रिकॉर्ड की जाती है, याद रखिएगा, वो होता है एक पक्षीय अंतरण। क्या बोलता है? एक पक्षीय अंतरण। ये क्या होता है? देखो कई बार क्या होता है, एक देश दूसरे देश की मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक देश में क्या गया, भूकंप आ गया और दूसरा देश की मदद कर रहा है। अभी हाल फिलहाल सुनने में आया था कि तुर्की में भूकंप आया तो भारत की मदद कर रहा है, तो मान लो पैसे भेज रहा है। तो हम ये थोड़ा ना एक्सपेक्ट करेंगे कि यार अगर मैं आपको पैसा दे रहा हूँ तो कल मुझे आप पैसा वापस देना, नहीं। तो ये ऐसे लेन देन जो एक पक्षीय हो रहे, जो वापस नहीं आएंगे, तो ऐसे लेन देन को बोलते हैं एक पक्षीय अंतरण। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया जस्ट दान दक्षिणा का एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और चौथी चीज जो रिकॉर्ड की जाती है, वो रिकॉर्ड की जाती है यहाँ पर पूंजीगत हस्तांतरण। क्या बोलते हैं उन्हें? पूंजीगत हस्तांतरण। हस्तांतरण, ठीक है। हाँ लिखा सही है मैंने, हस्तांतरण, हस्तांतरण, हस्तान, ठीक है, देख लेंगे क्या होता है। तो नॉर्मली अगर मैं इसको दिखाऊं, नॉर्मली क्या क्या डेफिनेशन होती है, तो हस्तांतरण सही लिख रहा था मैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो सही लिखा है मैंने, कोई गलत नहीं लिखा है। हस्तांतरण, तो ये 4 आइटम रिकॉर्ड किए जाते हैं किसके अंदर? भुगतान शेष के अंदर। अब सबसे पहले आपको एक बता दूं, क्या ये ऐसे रिकॉर्ड होते हैं? नहीं बेटा, इसके लिए क्या बनाए जाते हैं? खाते बनाए जाते हैं। तो खाते बनाने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें एक तो वस्तु का आयात निर्यात आता है, एक इसमें सेवाओं का आयात निर्यात आ गया, एक इसके अंदर एक पक्षीय अंतरण आ गया, और एक इसके अंदर क्या आ गया? पूंजीगत हस्तांतरण आ गया। अब इन चारों में से जो मेन है सबसे ज्यादा, वो ये वाले दो हैं, याद रखना। वस्तु का आयात निर्यात को दृश्य मदेय बोला जाता है, और सेवाओं के आयात निर्यात को अदृश्य मदेय भी बोला जाता है। एक पॉइंट ये आएगा बाद में जो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या है ये बता देता हूँ, इसको अलग कलर से समझाता हूँ आपको। पूंजीगत हस्तांतरण, पूंजीगत हस्तांतरण क्या होते हैं बेटा? पूंजीगत हस्तांतरण वे हस्तांतरण होते हैं जिनसे या तो परिसंपत्तियों में परिवर्तन होता है, परिसंपत्ति, ये आपने कहाँ पढ़ा था? उसमें पढ़ा था बजट वाले में। या फिर देता मतलब होता है लायबिलिटी में परिवर्तन आता है। तो ऐसी चीजों का लेन देन क्या कहलाएगा? पूंजीगत हस्तांतरण कहलाएगा। अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पर? आपको समझने वाली बात यह है कि जब हम क्या बनाते हैं, भुगतान शेष बनाते हैं, तो भुगतान शेष बनाते वक्त इनको रिकॉर्ड किया जाता है, और रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाने पड़ते हैं? अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन आ जाता है पेपर में 6 मार्क्स का कई बार, क्या कि व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में अंतर बताओ। भुगतान शेष में अंतर बताओ, अंतर बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो व्यापार शेष और भुगतान शेष में सबसे इंपॉर्टेंट व्यापार शेष क्या है? व्यापार शेष में केवल वस्तुओं को लिया जाता है, व्यापार शेष में केवल वस्तु को लिया जाता है। लेकिन भुगतान शेष में पहला आइटम भी आता है, दूसरा आइटम भी आता है, तीसरा आइटम भी आता है, और चौथा आइटम भी आता है। विच मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने ऊपर ये भुगतान शेष के घटक देखे होंगे ध्यान से, तो इसमें 4 आइटम है। लेकिन अगर मैं पहले आइटम की बात करूं, वस्तु का आयात निर्यात, तो यदि वस्तु के आयात निर्यात को ही केवल रिकॉर्ड किया जाए और उसका ही लेन देन देखा जाए, तो इसी को हम बोलते हैं, इसके डिफरेंस को व्यापार शेष, याद रखिएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी? भुगतान शेष की, तो बच्चा लोग याद रखना, इन चारों का जो डिफरेंस होता है, या कह लो इन चारों का जो रिकॉर्ड होता है, उसे बोलते हैं हम क्या? भुगतान शेष। तो मुझे यह बताइए, भुगतान शेष बड़ा हुआ या व्यापार शेष बड़ा हुआ? भुगतान शेष बड़ा हुआ या व्यापार शेष? जी भुगतान शेष क्या हुआ यहाँ पर? बड़ा हुआ। व्यापार शेष क्या हो गया? छोटा हो गया। 3 से 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस करने के लिए। ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब कि याद करना पड़ेगा। अब यहां पर एक चीज आ जाती है, भुगतान शेष के खाते। भुगतान शेष के खाते। अब भुगतान शेष में कितने खाते होते हैं? देखो मेनली 2 खाते दर्ज किए जाते हैं या रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक होता है आपका चालू खाता, एक होता है आपका चालू खाता, और एक होता है आपका पूंजी खाता। याद रखिएगा, मेनली अकाउंट 2 ही हैं। इसमें पहला आइटम रिकॉर्ड किया जाएगा, दूसरा आइटम रिकॉर्ड किया जाएगा, तीसरा आइटम रिकॉर्ड किया जाएगा। विच मीन्स वस्तुओं का आयात निर्यात चालू खाते में आएगा, सेवाओं का आयात निर्यात चालू खाते में आएगा,
और एक पक्षीय अंतरण चालू खाते में आएगा, और पूंजीगत हस्तांतरण जो है वो आएंगे पूंजीगत खाते में। तो विच मीन्स 3 आइटम चालू खाते में रिकॉर्ड किए जाएंगे और 1 आइटम पूंजी खाते में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब कैसे किए जाएंगे वो भी एक समझ लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये हमारा एक चालू खाता है, यहां पे लिखता हूं मैं चालू खाता, ठीक है, चालू खाता। अब इस चालू खाते में आप समझिए एक साइड होती है डेबिट साइड और एक साइड होती है क्रेडिट साइड। कॉमर्स वाले तो इससे भली भांति परिचित होंगे, लेकिन जो नहीं है उनको समझ लेना कि एक होती है आने वाली साइड, अगर इन शॉर्ट बोलूं, और एक होता है जाने वाली साइड। तो यदि मैं कहूं कि पैसा आ रहा है तो उसे राइट साइड पर डालना, राइट साइड, जिसे हम क्रेडिट साइड बोलेंगे CR, और अगर जा रहा है तो डेबिट साइड। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं कि मैंने वस्तुओं का निर्यात किया, तो वस्तुओं के निर्यात से पैसा आएगा जाएगा? जी पैसा आएगा, तो इसलिए यहां रिकॉर्ड करेंगे इसको ये। और अगर मैंने वस्तुओं का आयात किया तो आयात करने से पैसा क्या होगा? जाएगा, इसलिए इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? इस तरफ। अगर हमने एक पक्षीय अंतरण दिया है, दान दिया है, तो वो इधर आएगा, दान दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से रिकॉर्ड होगा। तो पेपर में कई बार ये भी पूछ लेता। अब इनकी डेफिनेशन क्या है वो देखो जरा। तो मैंने बताया भुगतान से घटक तो 4 होते हैं, इनके खाते कितने होते हैं? 2। एक होता है कौन सा वाला खाता होता है? चालू खाता, और एक होता है पूंजीगत खाता। देखो क्या बोला है, इस खाते में वस्तुओं, सेवाओं, निर्यात एवं आयात और चालू अंतरण, चालू अंतरण मतलब एक पक्षीय अंतरण को दर्ज किया जाता है। वहीं पूंजीगत खाते में परिसंपत्तियों जैसे मुद्रा, स्टॉक, बंद पत्र आदि, अर्थात किसी अर्थव्यवस्था और शेष विश्व के बीच परिसंपत्तियों या दायित्व, देता बोला था जो मैंने, के स्वामित्व में अगर परिवर्तन होता है तो उसे पूंजीगत खाता बोलता है। अब मैंने ये भी बताया था कि जो आपका चालू खाता है उसमें 3 आइटम रिकॉर्ड किए जाते हैं। कौन कौन से? दृश्य मदे बोले तो एक वस्तु को रिकॉर्ड किया जाता है उसमें, दूसरा अदृश्य मदे बोला था इसमें, मतलब सेवाओं का आदान प्रदान रिकॉर्ड किया जाता है, और एक पक्षीय अंतरण आते हैं। वही पूंजीगत खाते में, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, मैंने बोला आते तो पूंजीगत हस्तांतरण है, लेकिन पूंजीगत हस्तांतरण में भी क्या? जी पहला विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश, ये इंपॉर्टेंट है। यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश कर रही है और किसी कंपनी में ऐसा निवेश कर रही है कि उसका कंट्रोल भी उसके पास आ जा रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए किसी कंपनी है जो है फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, तो फ्लिपकार्ट को खरीदने के बाद पूरा कंट्रोल भी उस कंपनी के पास चला गया, वॉलमार्ट के पास, तो ये एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश था। लेकिन यदि कोई कंपनी इंडिया की अलग अलग कंपनियों में थोड़े थोड़े रुपए इन्वेस्ट करती है, समझ रहे हो, स्मॉल अमाउंट को अगर इन्वेस्ट करती है, तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन बोथ केसेस हमारे पास पैसा आ रहा है। ऐसे ही हमने विदेशी से क्या लिया है? ऋण लिया है, तो भी पैसा आ रहा है। विदेशी विनिमय मुद्रा कोष में परिवर्तन, वो भी इसमें आएगा। एक चीज याद रखिएगा, ये चीजें आ भी रही हैं और जा भी रही हैं, मतलब विदेशों को हमने ऋण दिया है तो पैसा जाएगा, अगर हमने विदेशों में इन्वेस्ट किया है तो पैसा जाएगा, लेकिन विदेशों से पैसा आया है तो आएगा। तो अगर मैं बोलूं तो यहां पर इन शॉर्ट कहूं तो एक तो निवेश को रिकॉर्ड किया जाता है एक, और दूसरा मेनली जो होता है वो किसको रिकॉर्ड किया जाता है? ऋण को। किसके अंदर? पूंजी खाते में। तो पूंजीगत हस्तांतरण के एक तरह से प्रकार हो गए कौन? निवेश और ऋण। अब लिया भी हो सकता है, दिया भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज और मैंने आपको बोली थी कि व्यापार शेष की डेफिनेशन याद रख लेना। व्यापार शेष क्या होता है? व्यापार शेष और किसके बीच डिफरेंस? भुगतान शेष के बीच डिफरेंस याद कर लेना, ये समझा चुका हूं ऑलरेडी। आज वाले पार्ट में इतने ही डिस्कस कर रहा हूं। मुझे बताओ इतने पार्ट में कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो फटाफट कमेंट करके बता दो कि सर क्लियर है, इसका पार्ट 2 बना दो। फटाफट मैं इसका पार्ट 2 बना के भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और ये भुगतान से चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू टाइम, बाय बाय।